आज एक फिर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कोल्ड वर्किंग एंड हॉट वर्किंग, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक्चुअली मटेरियल साइंस के सब्जेक्ट में रहता है, लेकिन जो मैंने मटेरियल साइंस के बारे में बताया था उससे ये मैच नहीं करता है। एक्चुअली ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड है, यानी जहाँ पर हम लोग फॉर्मिंग प्रोसेस करते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करते हैं, उससे रिलेटेड है ये चैप्टर कोल्ड वर्किंग एंड हॉट वर्किंग। लेकिन क्योंकि उसकी साइंस के बारे में ये बताता है, इसलिए इसको हम लोग मटेरियल साइंस में ले लिया। ये प्रोसेस की टेक्नोलॉजी को या नहीं बताता है, ये बताता है उसकी साइंस क्या है। जैसे कि आप अगर नाम को देखो, कोल्ड वर्किंग, हॉट वर्क, तो नाम से पता चल रहा है जैसे अगर ठंडापन में काम हो रहा है तो कोल्ड वर्किंग, और अगर गर्म अवस्था में काम हो रहा है तो हॉट वर्किंग। नाम से ऐसे कुछ पता लगता है। लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं। सोचो, अगर मान लो लेड के ऊपर अगर हम रूम टेम्परेचर में काम करें, लेड इन रूम टेम्परेचर, ये हॉट वर्किंग है। 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री में आप काम कर रहे हो तो भी वो हॉट वर्किंग है। जबकि टंगस्टन के ऊपर अगर हम इन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड मान लीजिए, लेकिन ये कोल्ड वर्किंग। ये उदाहरण देने के पीछे कारण क्या है, ताकि आपको समझ में आए कि ये जो टेम्परेचर है, जब कोल्ड और हॉट की बात हो रहा है तो टेम्परेचर आएगा ही, लेकिन ये कोई न्यूमेरिकल टेम्परेचर नहीं है कि 100 डिग्री से ऊपर हॉट, 40 डिग्री से ऊपर हॉट, 500 डिग्री से ऊपर, ऐसा नहीं है। ये टेम्परेचर कहीं ना कहीं, जब लेड के ऊपर रूम टेम्परेचर हॉट वर्किंग, टंगस्टन के ऊपर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड काम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कोल्ड वर्किंग। तो ये कहीं ना कहीं ये टेम्परेचर उस मटेरियल का ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी मटेरियल का कोई कैरेक्टर है, कुछ उसकी बिहेवियर है, कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। ताकि तभी तो हम लोग लेड को रूम टेम्परेचर में हॉट वर्किंग, और एक्चुअली कोल्ड वर्किंग, हॉट वर्किंग ये प्रोसेस है, फॉर्मिंग प्रोसेस है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करते हैं, लेकिन किन अवस्था में मेटल के ऊपर कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कोल्ड वर्किंग है कि हॉट वर्किंग। यानी हम लोग कहते हैं जब ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे हो रहा है, रिक्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे हो रहा है, तो इसको कहते हैं कोल्ड वर्किंग। बल्कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑफ मेटल, उस मेटल की, और अगर इससे ऊपर हो रहा है तो ये हॉट वर्क, ये हॉट। यानी अगर आपकी प्रोसेस मेटल की रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे हो रहा है तो कोल्ड वर्किंग, अगर ऊपर हो रहा है तो हॉट वर्किंग। और ये जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है ये करीब करीब 0.3 से लेके 0.5 pm तक वेरी करता है, एकदम फिक्स नहीं होता है, वेरी करता है। 0.3 से लेके 0.5 tm क्या है? tm इज द मेल्टिंग टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं, मेल्टिंग टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन। सॉरी, इसका मतलब है कि अगर आपकी प्रोसेस उस मेटल के ऊपर उसकी रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे हो रहा है तो कोल्ड वर्किंग है, उसके ऊपर हो रहा है तो हॉट वर्किंग है। रूम टेम्परेचर लेड के लिए
उसकी 0.5 TM से ज्यादा होता है। और 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टंगस्टन के लिए उसका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे हो। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि टंगस्टन में 1000 डिग्री सेंटीग्रेड में कोल्ड वर्किंग हो रहा है, लेड में रूम टेम्परेचर में जो हो रहा है उसको वो हॉट वर्किंग है। ये जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है ये क्या चीज है, उससे पहले हम कोल्ड वर्किंग हॉट वर्किंग को थोड़ा लिख देते हैं। इफ द प्रोसेस is performed below the recrystallization temperature. Recrystallization temperature of metal if it is performed above the recrystallization temperature hot अब ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है इसको हम लोग को समझना। डेफिनेशन के हिसाब से कहते हैं कि ये वो टेम्परेचर है जिसमें करीब 50% मेटल रिक्रिस्टलाइज हो जाता है 1 घंटे में, यानी 50% ऑफ द मेटल रिक्रिस्टलाइज इन एन आवर, दैट इज नोन एज द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। लेकिन ये समझ में आए कि क्या होता है ये। अब ये नाम कह रहा है कि रिक्रिस्टलाइजेशन, यानी पहले क्रिस्टलाइजेशन हुआ होगा पुनः होगा तभी हम कहेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन। री का मतलब है पुनः, यानी पहले होना चाहिए। दूसरी चीज क्रिस्टलाइज हो गया होगा फिर पुनः हम बनाएंगे। तो कोई भी चीज पुनः क्यों बना रहे हो यार, एक बार बन गया है, पुनः क्यों? पुनः कब आता है? जब वो पहला वाला टूट गया, यानी क्रिस्टलाइन था वो टूट गया है फिर बन रहा है, इसलिए उसको कहते हैं रिक्रिस्टलाइन। अब समझने के लिए समझो, मान लो कोई मेटल है जो कि क्रिस्टलाइन होते हैं, यानी एक रेगुलर पैटर्न में वो अरेंज हुए, ये है। अब इसको आप हीट करिए। हीट करने का क्या मतलब होता है? हीट करने का मतलब है आप थर्मल एनर्जी उसके अंदर डाल रहे हो, यानी बाहर से एनर्जी अंदर डाल रहे हो हीट के फॉर्म। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी जाता है तो वो एनर्जी को रेस्पॉन्ड करता है। कोई भी चीज, कोई भी एनर्जी उसके अंदर जाए, वो उसके भले के लिए जा रहा है, बुरे के लिए जा रहा है, ये सब चीजें नहीं है। एनर्जी अंदर अगर आप डाल रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट उसको रेस्पॉन्ड करेगा। अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जीरो एनर्जी है तब रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। और मैंने आपको बताया था कि जीरो एनर्जी का सोच अभी तक हो नहीं सकता है। हमने कहा था कि स्टेबल जब भी होता है तो उस समय मिनिमम एनर्जी रहता है, लेकिन जीरो एनर्जी नहीं है। जीरो एनर्जी रहेगा तो शायद वो रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि रेस्पॉन्ड करने के लिए एनर्जी चाहिए भाई। आप किसी को रोकने के लिए आप में कोई एनर्जी तो हो, एकदम एनर्जी नहीं है जैसे
गिर जाता है बॉक्सिंग रिंग में कोई और गिनते रहते हैं 1 2 3 4, नहीं उठ पाता है, उसमें एनर्जी है ही नहीं उठ। तो यहां पर जैसे ही आप हीट दिए ये रेस्पॉन्ड करे। अब हीट एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी कोई भी दो, तो क्या रेस्पॉन्ड होता है? सबसे पहले वो एक स्टेट में है, एक उसकी स्थिति है। आप उसमें एनर्जी जैसे ही दे रहे हो वो स्थिति थोड़ा हिलने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है, क्योंकि अब एनर्जी आ गया। उतनी एनर्जी में तो वो स्थिति बना हुआ था, वो स्टेट बना हुआ था, वो अवस्था बना हुआ था, वो कंडीशन था। अब अगर आपने एनर्जी दिया तो वो रेस्पॉन्ड कैसे करेगा? वाइब्रेट करेगा। तो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, यानी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब इसमें जिसको कहते हैं कि एक पैटर्न है, एक फैशन में है। अब ये रेस्पॉन्ड करके वाइब्रेट करेगा। अगर आप हीट को बढ़ा दिए तो क्या होगा? ये वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन होके इसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर था ये टूट जाए, ब्रेक हो जाए। हीट कर रहे हो, ब्रेकिंग ऑफ क्रिस्टलाइन, ये ब्रेक कर गया जो जिस पैटर्न में है। आप ऐसे समझिए कि आप बच्चों को खड़े किए हैं एकदम ड्रिल करने के लिए, और कोई बाहर से एक तो आ गया, सांप आ गया, क्या हुआ? टूट जाएंगे, खड़े थोड़ी रह पाएंगे। एनर्जी आपने दिया, वो वाइब्रेट करेगा। पहले वाइब्रेशन धीरे से होगा, फिर जैसे जैसे एनर्जी बनेगा वैसे ही वाइब्रेशन बढ़ेगा, और एनर्जी और बढ़ा रहे हो और गर्म कर रहे हो तो एकदम वायलेंट हो जाएगा, और उसकी पैटर्न जो था वो टूट जाएगा। बीसीसी था, टूट गया। एफसीसी था, टूट गया। एचसीपी था, टूट गया। स्ट्रक्चर टूट गया। लेकिन आप फिर भी हीट कर रहे हो, मतलब मानने वाले हो नहीं आप हीट करते जा रहे हो, हीट अभी भी कर रहे हो। अब जब वो टूट चुका है, उसकी जो आपने, टूटने का मतलब क्या है? जो एनर्जी आपने दिया उस एनर्जी को वो तोड़ने में यूज कर दिया, ब्रेक करने में यूज किया। क्योंकि हम लोग को पता है ना कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी आप उसका केवल वो कर सकते हो। तो जो एनर्जी आपने दिया उस एनर्जी को कंज्यूम करके उन्होंने उसको ब्रेक कर दिया। अब ये ब्रेक हो चुका है, फिर भी हीट कर रहे हो। अब वो क्या करेगा? ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, अब अगर एनर्जी दे रहे हो तो क्या कर सकता है? अब उस एनर्जी को कंज्यूम करना है, उसको, उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है, उस एनर्जी को ट्रांसफर करना है। तो कैसे करेगा? वो कहेगा कि फिर से क्रिस्टलाइन हो जाते हैं, क्योंकि फिर क्रिस्टलाइन होने के लिए एनर्जी की जरूरत है। ये जो एनर्जी मिल रहा है इसी को कंज्यूम करेंगे। तो क्या करता है कि वो छोटा छोटा पहले न्यूक्लियस बनाना शुरू करता है। न्यूक्लियस का क्या मतलब होता है? एटम में कहते हैं जो सबसे अंदरूनी भाग है उसी को न्यूक्लियस कहते हैं, लेकिन ये न्यूक्लिएशन होगा। न्यूक्लिएशन का मतलब क्या है? न्यूक्लियस का क्या मतलब है? जिसके इर्द गिर्द कोई चीज बनेगा उसी को न्यूक्लियस कहते हैं। एटम में जरूर कहते हैं न्यूक्लियस वो है जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, लेकिन उसी के इर्द गिर्द ही सब इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर बनता है। तो न्यूक्लियस एक्चुअली द सोर्स ऑफ फॉर्मेशन, या सोर्स नहीं भी कहेंगे तो सेंटर ऑफ फॉर्मेशन। इसके जैसे हम लोग कहते हैं इस बच्चे की चारों तरफ आप लोग अपने को गोलाकार कर लो या ऐसे अरेंज कर लो, दैट इज न्यूक्लियस। फिर क्या होता है कि एनर्जी और मिल रहा है तो इसी न्यूक्लियस की चारों तरफ फिर से आपकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन शुरू कर। ये जो पुनः स्ट्रक्चर बन रहा है, जिस टेम्परेचर में ये बनना शुरू होता है
उसी को हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कहते हैं। जिस टेम्परेचर में यानी न्यूक्लियसन और जो फाइन ग्रेन बने, ये दोनों दो स्टेज होता है रिक्रिस्टलाइजेशन का, ये इसी को कहते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। डेफिनेशन की तरफ हम लोग कहते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसमें 50% मेटल रिक्रिस्टलाइज हो जाता है 1 घंटे में, और समय आप दीजिए तो पूरा क्रिस्टलाइज हो जाएगा। तो ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है। इसी मेटल का ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जो भी होगा, उसके अगर नीचे प्रोसेस हो रहा है तो उसको कोल्ड वर्किंग कहते हैं, और अगर ऊपर हो रहा है तो उसको हॉट वर्किंग। अब हम लोग कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग को और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कोल्ड वर्किंग जैसे इट इज परफॉर्म बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। अब क्योंकि ये उसका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे हो रहा है, तो इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करने के लिए ज्यादा लोड की जरूरत होगी। अगर ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर होता तो उतनी लोड की जरूरत नहीं होती, लेकिन क्योंकि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे हो रहा है, इसीलिए इनमें जो लोड की जरूरत होगी वो ज्यादा है हॉट वर्किंग के मुकाबले में, कंपैरिजन में। तो हमारा जो लोड हम डालते हैं, जो स्ट्रेस डालते हैं के अंदर, वो क्या होता है कि ज्यादातर जो लोड है, जो स्ट्रेस है, वो बाहर निकल जाता है हीट के फॉर्म। इसके ऊपर भी आप लोड डालिए तो हीट जनरेट होगा, तो अब वो हीट के फॉर्म में चला जाता है। लेकिन कुछ पोर्शन 5% के करीब वो उसके अंदर जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है, और ये जो स्ट्रेस उसमें रह गया, उसके कारण उसमें इंटरनल स्ट्रेस, अंदरूनी तनाव बना रहता है। कोल्ड वर्किंग में इंटरनल स्ट्रेस डेवलप होता है। तो जो इंटरनल स्ट्रेस हमारा डेवलप हुआ है, उस इंटरनल स्ट्रेस को फर्दर कोई प्रोसेस करने से पहले, यानी मान लीजिए आपने एक कोई ऑब्जेक्ट बनाया, अब उस ऑब्जेक्ट में इंटरनल स्ट्रेस अगर होगा, अंदरूनी तनाव अगर पहले से होगा, और फिर आप उसके वो कोई काम में आप यूज कर रहे हैं, या उसके ऊपर कोई काम और कर रहे हैं, या तो उसके द्वारा लोड डाल रहे हैं या उसके ऊपर लोड डाल रहे हैं, कोई भी हो, यही दो करेंगे आप। कार्य करने का मतलब यही दो होगा, या तो उसके ऊपर लोड पड़ेगा या वो किसी को उसके द्वारा लोड दिया जाएगा। दोनों ही केस में अगर अंदरूनी तनाव है तो क्या होगा कि आप जो कैलकुलेट किए होंगे कि इतना लोड ये बियर कर लेगा, उतने लोड आने से पहले वो फेल कर जाएगा। क्यों समझो? क्योंकि कितने लोड में वो ब्रेक होगा या फेल करेगा, ये उस मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है। उस मटेरियल या उस ऑब्जेक्ट, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मटेरियल या ऑब्जेक्ट का एक लोड तय है कि इतने लोड तक वो बियर करेगा, इसके ऊपर होगा तो वो टूट जाएगा। अब आप ये लोड कैसे उसके ऊपर डाले हैं? आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं या उसके द्वारा काम कर रहे हैं, दोनों ही केस में। अब उसके अंदर पहले से स्ट्रेस अगर हो को जमाओ, तो मान लीजिए कि आपका स्ट्रेस जब इतना होता, डेल्टा बी लिख रहा, स्ट्रेस पर ब्रेकिंग डेल्टा बी होता, तब वो टूटता।
लेकिन अगर मान लीजिए आपने कहा कि डेल्टा वी तक हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें अगर पहले से स्मॉल डेल्टा बी है, स्मॉल डेल्टा है, बी ना लिखें, स्मॉल डेल्टा है, एक इंटरनल स्ट्रेस है, तो अब इतना लोड अगर आप डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस हो जाएगा नया, यानी ये एक्चुअली ब्रेक करेगा इतना लोड जब आप डाल देंगे उसके अंदर, इतना लोड जब आप डाल देंगे उसके ऊपर वो इतना हो जाएगा, क्योंकि पहले से इतना है। आपको पता है कि इस कनस्तर में 5 लीटर डाल सकते हो, लेकिन पहले से आधा लीटर उसमें हो और आपको पता ना हो और आपने 5 लीटर डाल दिया तो क्या होगा, वो चल जाएगा, निकल जाएगा। तो इंटरनल स्ट्रेस जो है वो घातक हो सकता है, इसलिए उस इंटरनल स्ट्रेस को हम लोग रिमूव करते हैं। इससे पहले कि उसके ऊपर कोई कार्य करे, इससे पहले कि उसके द्वारा कोई कार्य करे, हम उसकी इंटरनल स्ट्रेस जो डेवलप हुआ है उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हमने रिमूव नहीं किया तो वो हमारे लिए घातक हो सकता है। वो अगर रहेगा तो फेल्योर आपकी कैलकुलेटेड स्ट्रेंथ से कम में हो जाएगा, इसलिए उसको हम लोग रिमूव करते हैं। कैसे रिमूव करते हैं अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए कोई, तो अब जो हमने कोल्ड वर्क में स्ट्रेस अप्लाइड इन कोल्ड वर्क, most of the stress इसी पे बाहर हो जाए फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, डिसिपेटेड मतलब निकल जाना, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म हीट, but a small portion about 5%, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा रहेगा तो बहुत जल्दी फिल कर जाए, बट a small portion is stored as strain energy, स्ट्रेन एनर्जी के रूप में रह जाता है, रिजल्टिंग ये रिजल्टिंग इंटरनल स्ट्रेस, ये इंटरनल स्ट्रेस, दिस इंटरनल स्ट्रेस must be removed before any further war. Otherwise,
the object will fail below the calculated strength, below the calculated strength। यानी जो स्ट्रेस हम अप्लाई करते हैं और वो क्योंकि ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है प्लास्टिक के, क्योंकि वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे हो रहा है, हार्ड होता है उस समय मेटल, तो वो जो भी स्ट्रेस या लोड हम अप्लाई कर रहे हैं, ज़्यादातर जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो हीट के फॉर्म में बाहर हो जाता है, लेकिन कुछ वहाँ रह जाता है और उसको निकालना जरूरी है। कैसे निकालते हैं? To remove the internal stress, developed during cold working, to remove the internal stress developed during cold work, we use annealing process। और कभी कभी टेम्परिंग भी करते हैं, समटाइम, ज्यादातर एनीलिंग करते हैं, समटाइम टेम्परिंग, समटाइम टेम्परिंग। ये एनीलिंग प्रोसेस हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, बहुत डिटेल में हम लोग करेंगे। यहां फिलहाल आप समझे कि एनीलिंग प्रोसेस के द्वारा हम लोग इंटरनल स्ट्रेस को रिमूव करेंगे, और इंटरनल स्ट्रेस जो रिमूव होता है वो 3 स्टेज में होता है। इंटरनल स्ट्रेस इज रिमूव इन 3 स्टेज। तीन स्टेज क्या कहते हैं? रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन और तीसरा है ग्रेन ग्रोथ। ये बहुत पॉपुलरली हम लोग इसको बोलते हैं रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रेन ग्रोथ। रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रेन ग्रोथ, ये बहुत ही पॉपुलरली हम लोग बोलते हैं। इंटरव्यू में भी कई बार पूछ देते हैं कि क्या आपको आइडिया है इनके बारे में। ये कोल्ड वर्क मेटल में जो इंटरनल स्ट्रेस डेवलप हुआ है उसको रिमूव करने की जो स्टेजेस हैं, एनीलिंग के द्वारा करते हैं। जो स्टेजेस हैं वो रिकवरी पहले, फिर रिक्रिस्टलाइजेशन, फिर ग्रेन ग्रोथ। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। एक्चुअली एनीलिंग प्रोसेस में क्या करते हैं कि हम जो मेटल है उसको उसकी क्रिटिकल टेम्परेचर के, स्टील का एग्जाम्पल लें तो जो हाइपोइलेक्ट्रोड होता है उसको अपर क्रिटिकल के ऊपर, और जो हाइपर होता है उसको लोअर क्रिटिकल के ऊपर गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद वहाँ थोड़ी देर रोकने के बाद फिर बहुत ही धीरे धीरे ठंडा करते हैं। ये एनीलिंग प्रोसेस है शॉर्ट में। बाकी डिटेल में मैंने जिसका ट्रीटमेंट प्रोसेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रिकवरी पहले होगा, फिर रिक्रिस्टलाइजेशन होगा, फिर ग्रेन ग्रोथ। रिकवरी का क्या होता है ये समझे। तो जैसे हमने कहा कि ये हो क्या रहा है, जब आप इसको हीट कर रहे हो, चाहे अपर क्रिटिकल के ऊपर चाहे लोअर क्रिटिकल के ऊपर। ये लोअर क्रिटिकल, अपर क्रिटिकल, आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम हम लोग जब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, और कुछ लोग तो मजाक में कहते हैं कि सर वही समझा दीजिए, मटेरियल साइंस खत्म हो जाए। कि मैं मानता हूं कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से
हीट ट्रीटमेंट, फेज डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लेवल पे, डिप्लोमा, बीटेक, किसी भी लेवल, लेकिन बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है, कोल्ड वर्किंग, हॉट वर्किंग भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पर हम लोग, लेकिन जो चीज बाद में हम लोग डिटेल में करेंगे उसको यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सही भी नहीं है। उसके लिए जो चीजें चाहिए वो वहां मिलेगा। तो रिकवरी क्या है? जैसे आपने हीट किया, मैंने कहा कि हीट करते हैं नेलिंग में, जैसे आप हीट करते हैं, अभी रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पहुंचा नहीं है, लेकिन उससे पहले यानी उससे नीचे क्या होता है कि अब आप जब हीट कर रहे हो, आपने कोल्ड वर्क किया है, यानी उसके ऊपर एनर्जी डाले हैं, स्ट्रेस डाले हैं, उसमें एनर्जी कुछ निकल गया है, ज्यादातर कुछ रह रहा है उसके अंदर। वो जब इंटरनल स्ट्रेस डेवलप होता है या स्ट्रेन एनर्जी जब अंदर इकट्ठा होता है, वो एक तरह से समझ लीजिए गांठ होना, गांठ पड़ गया है, एनर्जी लेवल उस जगह की ज्यादा है, वो हार्ड भी हो जाए। तो रिकवरी का क्या मतलब है? जैसे ही आप दोबारा हीट करते हो, वहां अंदर इंपरफेक्शन आ गए हैं, क्योंकि आप अगर हैवी लोडिंग किए हो तो इंपरफेक्शन आ गया है। जो इंपरफेक्शन है या आपकी जो पॉइंट इंपरफेक्शन है या लाइन इंपरफेक्शन है या जो एनर्जी इकट्ठा हुआ है, वो थोड़ा सा ढीला होना शुरू करेगा। एकदम कंडेंस फॉर्म में था, एकदम एक जगह में इकट्ठा हो गया था, वो धीरे धीरे खुलना शुरू करेगा। तो रिकवरी का मतलब है कि रिक्रिस्टलाइजेशन होना, इंटरनल स्ट्रेस रिमूव होने की प्रोसेस का इनिशिएट करता है, उसका स्टार्ट होने के वो इंडिकेशन देता है, सिग्नल देता है कि अब इंटरनल स्ट्रेस रिमूव होगा। और कैसे होता है? इंपरफेक्शन, जब मान लीजिए कहीं पॉजिटिव इंपरफेक्शन है, कहीं नेगेटिव है, यानी डिसलोकेशन पॉजिटिव है, कहीं नेगेटिव है, तो ये लोग जब एनर्जी पाते हैं, मूव करना शुरू करते हैं, फिर एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव कहने से हमेशा हम लोग के दिमाग में आता है कि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नहीं, यहाँ पर कैंसिल वर्ड सही नहीं है, कैंसिल नहीं करते, एक दूसरे के पूरक बन जाए। आप ऊपर से कम हो, मैं नीचे से कम हूं, दोनों मिल गए, एनिहिलेट कहते हैं उसको, एक दूसरे का पूरक बनना। आपकी कमी को मैं पूरा कर दूं, मेरे कमी को आप पूरा कर दो, दैट इज एनिहिलेशन। तो रिकवरी का मतलब है इंटरनल स्ट्रेस रिमूव होने की प्रक्रिया को शुरू करना या इनिशिएट करना। कैसे करेगा? डिसलोकेशन सब मूव करेंगे, एक दूसरे को एनिहिलेट करेंगे, अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो सरफेस की तरफ मूव करेगा, तो बाउंड्री पे आ जाएगा। जब एक बार बाउंड्री पे आ गया तो वहां से निकल जाएगा। तो रिकवरी में इंटरनल स्ट्रेस रिमूव नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हो कि निकल गया पूरा, थोड़ा सा रिमूव होता है, लेकिन रिमूवल प्रोसेस को वो स्टार्ट कर देता है, इनिशिएट करता है, दैट इज नोन एज दी रिकवरी। यानी इन दिस removal of internal stress process, in this process of removal, process of removal of internal stress is initiated. Process of removal of internal stress is initiate, स्टार्ट हो जाते। इनिशिएट करना का मतलब स्टार्ट हो करना, इनिशिएट। अब कैसे होता है? द डिसलोकेशन मूव्स, मैंने आपको कहा था इंपरफेक्शन बाहर से जब भी आपको ये एनर्जी देंगे, ये इंपरफेक्शन सबसे पहले रेस्पॉन्ड करते हैं, और डिसलोकेशन खास करके द डिसलोकेशन मूव्स टू एनिहिलेट ईच अदर। एनिहिलेट का मतलब पूरक हो जाना, एनिहिलेट ईच। द imperfection
moves towards surface. ये मूव करना शुरू कर, और ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे की बात है। फिर जब आप हीट बढ़ा ही रहे हैं, गर्म कर ही रहे हैं, तो ये रिक्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो, रिकवरी हो चुका है, अब रिक्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट। ठीक है, कब होगा? जब आप हीट और कर रहे हो तो रिक्रिस्टलाइजेशन कैसे होगा? पहले न्यूक्लिएशन होगा, फिर फाइन ग्रेन बनेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज फर्दर हीटेड and it reaches to recrystallization temperature, it reaches to recrystallization temperature, recrystallization takes place in two stage, दो स्टेज होते हुए ये बात। क्या क्या टू स्टेज है? नंबर वन, न्यूक्लिएशन। न्यूक्लिएशन जैसे मैंने आपका छोटा छोटा। अब दूसरा, फाइन ग्रेन फॉर्मेशन, महीन दाना, फाइन ग्रेन फॉर्मेशन। दो काम होगा, और जो फाइन ग्रेन फॉर्मेशन होगा ये स्ट्रेस फ्री होगा, स्ट्रेस फ्री, इनमें तनाव नहीं होगी, स्ट्रेस फ्री, तनाव रहित फाइन ग्रेन बनेगा। स्ट्रेस फ्री ग्रेन यहां लिख दे, स्ट्रेस फ्री ग्रेन, महीन स्ट्रेस फ्री ग्रेन। अब ये न्यूक्लिएशन एक्चुअली कहां होता है? देखिए, जहां सबसे ज्यादा एनर्जी रहा होगा वहीं न्यूक्लियस शुरू होगा। इसीलिए नेचर का एक नियम है कि जहां विध्वंस है वहीं से सृष्टि फिर शुरू होगा। ये एक बहुत बड़ा ज्ञान है, हम लोग उसको समझ नहीं पाते, और ये हमारे संस्कृति में ये लिखा हुआ है। और ओशो नाम के एक चीज फिलोसोफर थे, वो कहते थे अगर आपको शांति चाहिए तो युद्ध करो, युद्ध के बिना शांति नहीं है। मैं उसे मानता हूं नहीं मानता हूं अलग बात है, लेकिन उनका ये स्टेटमेंट है, इफ यू वांट पीस देन हैव द वॉर। मतलब यही है, जहां सबसे ज्यादा विनाश हुआ होगा वहीं सबसे ज्यादा विकास भी। क्या ये मतलब नहीं आप कहोगे अच्छा ये बात है तो चलो विनाश कर दो? नहीं, चलो विनाश कर दो में विकास नहीं होगा। आप जानबूझ के और कहोगे विकास होगा, नहीं। अगर वो किसी और कारणों से हो रहा है जिनमें आपका कोई योगदान नहीं है, आप कोई के लिए उत्तरदायी नहीं है, अगर वो हो रहा है तो निश्चित जानिए कि वहीं से फिर, इसलिए क्या अब वो सच है कि नहीं पता नहीं, वो अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि उनके फादर कहते हैं कि तेरे मन का हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो और अच्छा है। यानी तेरे मन का हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो और अच्छा है। नहीं हुआ तो और अच्छा कैसे? कि नहीं हुआ तो उनके इच्छे की होगा, आपके मन का नहीं हुआ तो उनके। वैसे मैं हमेशा कहता हूं आप इंटरव्यू दिए हो, सक्सेस नहीं मिला है,
लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो आप किसी से मत पूछिए। अक्सर मेरे पास आते रहते हैं बच्चे, किसी से मत पूछिए क्या हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ। हम हमेशा एक होता है, एक साइको होती है, ब्लेम साइकोलॉजी, हम दूसरों के ऊपर दोष देना शुरू कर दें। नहीं, ये नहीं करना। वैसे जो लोग तैयारी करते हैं, लोग दूसरे के ऊपर तो दोष नहीं देते हैं, लेकिन प्रयास करते हैं जानने के लिए कि कहां पर, क्यों, ये जानने की प्रयास करते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि भैया आप शांति से बैठ जाओ, कोई उतावलापन नहीं, कुछ नहीं, मन में किसी प्रकार का कोई हलचल मत करिए, शांत होके बैठिए और अपना देखिए, थोड़ा सा वीडियो को चलाइए और अपने आप से पूछिए क्या ये पाने के लिए मैं योग्य था, यानी जो भी है तो पाने के लिए मैं योग्य था। और अगर आपके अंदर से आवाज आ रहा है कि हां आप योग्य थे, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब्र करिए, क्योंकि आप तो सोच रहे थे कि आप इसके लिए योग्य है, लेकिन वो सोच रहा था कि वो आपके योग्य नहीं, इसलिए आपके योग्य की। और ये मैं ऐसे नहीं, आपके लिए बोलना तो आसान है सर, बोलते रहे, नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। हजारों अनुभव है मेरे जानने वालों में, स्टूडेंट में, जो लोग कभी, अभी रिसेंटली मैं बता सकता हूं कि एक लड़की थी जो हिंडाल्को में नहीं हुआ कैंपस के थ्रू, बहुत रोने लगी। ये हमके क्या है इतनी कमजोर, क्या किस बात की? नहीं सर, मेरा सोनभद्र जाने की बड़ी इच्छा थी, ये वो मुझे पता नहीं। हमके कोई बात नहीं, तुम में सारे चीज है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कि मर्जी है। और उसके कुछ समय के बाद एक दूसरा कैंपस हुआ, वहां भी छोड़ के आ गई, वो एनटीपीसी में चली गई। मैं ये नहीं कह रहा कोई एनटीपीसी की नौकरी अच्छी है कि हिंडाल्को की नौकरी अच्छी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक बात कर रहा हूं, वो बहुत ज्यादा खुश थी। सर देखिए मेरा हो गया, एनटीपीसी में हो गया। तो जब आपका अंतरात्मा कहे कि आप योग्य थे, तो ये समझ लो कि वो आपकी योग्य नहीं है, और ये तय किया वो ऊपर वाला, तो आपके लिए योग्य देगा, बस थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। अगर आपका अंतरात्मा कह रहा है कि नहीं आप योग्य नहीं थे, तो पहले योग्यता प्राप्त करो, पहले आप उसको प्राप्त करो योग्यता, फिर आप कहो कि क्यों नहीं हुआ। तो ये हमेशा है, न्यूक्लिएशन वहीं से शुरू होगा जहां सबसे ज्यादा एनर्जी पहले स्टोर होगा, वही सबसे पहले हिलेंगे, टूटेंगे, और वहीं से शुरू होगा न्यूक्लियस। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब आप कोल्ड वॉर कर रहे हो, तो ग्रेन की बाउंड्री में ज्यादा एनर्जी आता है। ग्रेन की जो बाउंड्री होते हैं, यहां पर अगर ऐसे मैंने कहा था ग्रेन वो है जहां तक यूनिट सेल का डायरेक्शन एक है, तो ये जो बाउंड्री होगा, बाउंड्री, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, बाउंड्री, इन बाउंड्री में हमने कहा था लो एनर्जी, लो टेम्परेचर में ये ज्यादा हार्ड है, तो इनमें सबसे ज्यादा एनर्जी स्टोर है ग्रेन बाउंड्री। तो न्यूक्लिएशन भी उन्हीं बाउंड्री वाले जगह से शुरू होगा। फिर न्यूक्लिएशन जब बन जाएगा, फिर उसके चारों तरफ इर्द गिर्द, यहां कोई न्यूक्लिएशन बना तो इसकी चारों तरफ स्ट्रेन फ्री, तनाव रहित ग्रेन, इसी को कहते हैं हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन। और इस रिक्रिस्टलाइजेशन में जो भी इंटरनल स्टेज के अंदर होगा, क्योंकि बनाने के लिए एनर्जी कहां से आया, वही जो स्टोर एनर्जी था वही कंज्यूम हो गया, वही खपत में आ गया, तो इंटरनल स्ट्रेस रिमूव हो जाता है। रिक्रिस्टलाइजेशन में इंटरनल स्ट्रेस रिमूव हो जाता है। फिर आता है ग्रेन ग्रोथ। अगर आपका इंटरनल स्ट्रेस
रिमूव हो गया और उतने में आपका काम हो जा रहा है तो आप उसको फर्दर हीट मत करिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसमें थोड़ा सॉफ्टनेस भी आए, डक्टिलिटी आए, उसके ऊपर कोई कार्य और करना है, कोई फॉर्मिंग प्रोसेस करना है, डक्टिलिटी आपको चाहिए, या आप मेसिनेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं मान लीजिए, तो फिर हीट करिए, यानी रिक्रिस्टलाइजेशन व्हेन इट इज फर्दर हीटेड, फिर हीट करो। बियॉन्ड द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, grain growth takes। क्या मतलब है इसका? ये ग्रेन ग्रोथ का मतलब, ये जो फाइन ग्रेन बने हैं, ये ग्रेन सब अपने बाउंड्री क्रॉस करके कोर्स ग्रेन, यानी इस तरह के फाइन ग्रेन बने थे, ये लोग अपनी बाउंड्री को तोड़ देते हैं और कोर्स ग्रेन बनाते, मोटे दाने की बन जाते हैं। और जब ये मोटे दाने की बन जाते हैं तो इनकी जो सरफेस कांटेक्ट एरिया है वो कम हो जाता है। फाइन जब रहते हैं उनका सरफेस कांटेक्ट एरिया ज्यादा होता है, यानी बहुत से छोटे छोटे दाने हैं तो बहुत सारे बाउंड्री है, तो बाउंड्री सरफेस कम हो जाता है जब कोर्स ग्रेन बन जाता है, तो उनकी कांटेक्ट एरिया भी कम हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाते हैं, सरफेस एनर्जी कम हो जाता है, क्योंकि बाउंड्री कम है तो सरफेस एनर्जी ज्यादा रहेगा कहाँ, क्योंकि वो बाउंड्री में रहेगा, तो बाउंड्री कम है तो एनर्जी कम रहेगा, तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो क्या होता है कि ग्रेन, और इस ग्रेन ग्रोथ में क्या होता है, द फाइन ग्रेन्स क्रॉस ओवर देयर बाउंड्री, अपने बाउंड्री को क्रॉस कर जाते, एंड फॉर्म कोर्स, मोटे दाने, और जितना मोटा वो बनेगा वो उतना सॉफ्ट हो जाए, उसकी प्लास्टिसिटी बढ़ जाए। तो ये है रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड, ये हम लोग करते हैं ताकि जो इंटरनल स्ट्रेस है वो रिमूव हो जाए। इनमें क्या होता है कि कोल्ड वर्किंग के समय हार्डनेस बढ़ जाता है, इसके द्वारा हार्डनेस थोड़ा घट जाता है, डक्टिलिटी बढ़ जाती है। अगर आप ग्राफिकल फॉर्म में देखो इसको याद रखने के लिए, ये ग्राफिकली इस रिप्रेजेंट कर रहा था क्या, देखिए इंटरनल स्ट्रेस ये थोड़ा सा इसमें घटता है, ये इंटरनल, लेकिन अगर डक्टिलिटी को देखो तो ये बढ़ जाता है,
और जब आप इम्परफेक्शन कोल्ड वर्क में ज्यादा लोड लगाने के कारण इम्परफेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी घट जाता है। तो यहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बढ़ जाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जब आप करते हैं ये भी बढ़ता है। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसलिए जब हैवी जो हम वायर वगैरह जहां पर हाई पावर ट्रांसमिट करते हैं, तो उसको हम कोल्ड वर्क से बनाने के बाद उसमें एनीलिंग करते हैं ताकि उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाए, स्ट्रेंथ आ जाए। कोल्ड वर्किंग के कारण हार्डनेस आपकी घट जाती है। सॉरी, हार्डनेस आपकी खत्म नहीं होता है लेकिन घट जाता है हार्ड। तो इस तरह आप देखेंगे इनमें कुछ प्रॉपर्टी बढ़ते हैं, कुछ घटते हैं। इंटरनल स्ट्रेस घटता है, खैर वो प्रॉपर्टी नहीं है। हार्डनेस घटता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, डक्टिलिटी बढ़ जाता है, मैशनेबिलिटी बढ़ जाता है, प्लास्टिसिटी बढ़ जाता है। और तो ये रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रेन ग्रोथ, इसके द्वारा हम लोग इंटरनल स्ट्रेस। इसलिए कभी कभी इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज कोल्ड वर्क एनियल्ड प्रोसेस। कोल्ड वर्क एनियल प्रोसेस मैं तो समझाने की प्रयास कर रहा हूं। कोल्ड वर्क एनियल प्रोसेस का मतलब हुआ है आपने कोल्ड वर्क क्या है, फिर एनिलिंग करेंगे। कोल्ड वर्क एनिल्ड कोल्ड वर्क, तो ऐसे बोलते हैं कोल्ड वर्क एनिल्ड कोल्ड वर्क। ये क्या चीज है समझो। देखो अगर मान लीजिए आपको जो डिफॉर्मेशन करना है वो ज्यादा है, मान लीजिए आपको डाया को रिड्यूस करना है, ये डाया है, इसको इतना लाना है। अब एक पास में अगर इतना कर दोगे तो इतना ज्यादा इंपरफेक्शन आ जाएगा, इसके अंदर हो सकता है फ्रैक्चर हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको इतने में किए, फिर हमने इतना बड़ा किया, फिर हमने इतना बड़ा किया, फिर हमने फाइनल से, यानी मल्टी स्टेज हमने पास किया, मल्टी स्टेप हमने किया। एक स्टेप में यहां तक रिड्यूस किया, फिर यहां तक, फिर यहां तक। अब ये कोल्ड वर्किंग में बनना है तो यहां से यहां जब हमने लाया तो यहां पर इंटरनल स्ट्रेस डेवलप हो गया, हम इसका एनिलिंग कर दिए, फिर इसमें इंटरनल स्ट्रेस रिमूव हो गया, फिर इसको कोल्ड वर्क किए, इस शेप में ले आए, फिर यहां एनिलिंग कर दिए, फिर हमने कोल्ड वर्क किया, इस शेप में लाए, फिर हमने एनिलिंग किया, फिर इस शेप में आए और फिर एनिलिंग किए। तो इंटरनल स्ट्रेस जो कुछ भी डेवलप हुआ था वो, इसको कहते हैं कोल्ड वर्क फिर एनिल, कोल्ड वर्क फिर एनिल, कोल्ड वर्क फिर एनिल। ये मल्टी स्टेप से करते हैं, एक बार में नहीं करते। जब डायमेंशन को काफी ज्यादा रिड्यूस करना है तो वहां नहीं करते। इसी को कहते हैं कोल्ड वर्क एनिल कोल्ड वर्क प्रोसेस। अब हम लोग अगर रिव्यू करने की कोशिश करें कोल्ड वर्किंग में क्या हुआ, तो कोल्ड वर्किंग में आपके इंटरनल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, हार्डनेस बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ ये बढ़ जाता है। दूसरा ये क्योंकि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे हो रहा है, इसलिए एटमॉस्फेयर इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। एटमॉस्फेयर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर ज्यादा अटैक करता है, इसलिए इसकी कोल्ड वर्क मेटल का जो ऑब्जेक्ट का सरफेस फिनिश होगा ये बहुत अच्छा रहेगा।
सरफेस फिनिश विल बी वेरी गुड। और क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक एग्जांपल के तहत समझो, ये मान लीजिए आपका कोई ऑब्जेक्ट है, अब इसको आप हैमरिंग कर रहे हैं, इसमें हैमरिंग कर रहे हैं और ये कोल्ड वर्क है, तो क्या होगा इसमें आप एक यूनिट लोड मान लीजिए। यूनिट लोड का मतलब होता है कि एक बार में कितना लोड, वो फिक्स कर लो, उतनी लोड आप डाल रहे हो। क्या होगा कि इसमें इतना बढ़ोतरी हो गया यूनिट लोड में। यूनिट लोड का मतलब एक बार में कितना डाल रहे हो वो फिक्स कर। लेकिन अगर यही चीज उतना ही लोड आप हॉट वर्क में देते, उतना ही लोड देते जितना लोड यहां दे रहे यूनिट लोड यहां, तो ये थोड़ा ज्यादा फैल। आप लोहे को रखिए और ठंडे अवस्था में हैमरिंग करिए, कितना बढ़ रहा है। लेकिन उसी लोहे को गर्म कर दीजिए, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर चले जाइए और ठोकी उसको हैमरिंग करिए, ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब कोल्ड वर्क में जो इंक्रीमेंट होता है फॉर द यूनिट लोड, जो बढ़ोतरी होता है वो कम कम होके, इसलिए अगर आप ऑब्जेक्ट में क्लोज टॉलरेंस जो छूट दे रहे हैं वो बहुत कम दे रहे हैं, टॉलरेंस लिमिट फिर टॉलरेंस मेट्रोलॉजी की चैप्टर है, तो अगर आप छूट कम देना चाहते हैं कोल्ड वर्किंग में वो छूट आप दे सकते हैं, क्योंकि एक बार में ये इंक्रीमेंट इसकी बहुत कम होगी तो आप मेंटेन कर सकते हो। लेकिन अगर ये हॉट वर्क में होगा, हॉट वर्क में ये अगर होगा तो कंट्रोल करना इंक्रीमेंट को ये डिफिकल्ट, क्योंकि यूनिट लोड आपने तय कर दिया कि इतना पावर प्रेस है उतना ही जाएगा। आप हाथ उठाई, कोई मजदूर मार रहा है उतना ही, आप एक इतना, उसे कम होना संभव नहीं है। तो हॉट वर्किंग में क्लोज टॉलरेंस पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन कोल्ड वर्क में क्लोज टॉलरेंस पॉसिबल है, कम टॉलरेंस आप मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन कोल्ड वर्क में क्योंकि ज्यादा लोड की जरूरत होती है, इसलिए इसका जो ग्रेन होते हैं, जो अंदर ग्रेन है वो ग्रेन डिस्टोर्ड हो जाते हैं, यानी उनमें डिस्टोर्शन का मतलब उसमें इम्परफेक्शन आ जाता है। डिस्टोर्शन का मतलब जैसे तनाव में आ गया, एक ये है, ये कारण देखोगे ये डिस्टोर्ड नहीं है लेकिन ये डिस्टोर्ड है। एकदम हिंदी शब्द आ नहीं रहा है, विकृतियां आ जाएगी इस शेप में। तो कोल्ड वर्क में ज्यादा लोड पड़ने के कारण डिस्टोर्शन ग्रेन में आ जाता है, हार्डनेस बढ़ जाता है, हार्डनेस बढ़ने के बाद कारण ब्रिटलनेस भी बढ़ जाता है, प्लास्टिसिटी घट जाता है, इसलिए मैशिनेबिलिटी फॉर्मेबिलिटी ये कम हो जाता है। अगर आप कोल्ड वर्क मेटल है उसके ऊपर मैशनिंग करोगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत हाई लोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज। सरफेस फिनिश बढ़िया होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, हार्डनेस बढ़ना अगर वो एडवांटेज है तो एडवांटेज होता है, लेकिन दूसरी तरफ डिस्टोर्शन आ जाता है, आपकी इंटरनल स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, ये सारी चीजें डिसएडवांटेज। दिस इज कोल्ड वर्क। अब हम लोग करेंगे हॉट वर्क, डिस्कस करें। जैसे मैंने आपको कहा था कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर इट इज परफॉर्म above the leakage।
और क्योंकि ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर हो रहा है इसलिए जो इसकी प्लास्टिसिटी है वो ज्यादा है। आप यूनिट लोड डालिए, बहुत ज्यादा है। ज्यादातर जो कॉमर्शियल ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं यहाँ पर स्ट्रेंथ की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, सरफेस फिनिश उतनी, क्योंकि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर होता है इसलिए एटमॉस्फेयर का अटैक हो सकता है। अगर वो स्टील है तो उसमें डिकार्बोनाइजेशन हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, ऑक्साइड बन जा सकता है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर होने के कारण इसका प्लास्टिसिटी ज्यादा है। तो कॉमर्शियल जो ज्यादातर है वो हॉट वर्किंग में, हॉट वर्किंग में करना भी आसान। कोई इंटरनल स्ट्रेस इसलिए डेवलप नहीं होता है कि आप लोड लगा रहे हो, उसमें इंटरनल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, लेकिन क्योंकि आप रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर कर रहे हो इसलिए ऑटोमेटिकली वो रिक्रिस्टलाइज हो जा रहा है। यानी जो भी इंटरनल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो अपने आप डिसिपेट हो रहा है, रिमूव हो रहा है। इसलिए ये अच्छा, इसमें आपकी कम लोड लगने के कारण ये ज्यादा इकोनॉमिकल होता है, इसका क्रीप रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इसमें क्लोज टॉलरेंस नहीं दे सकते हो, सरफेस मेंटेनेंस उतनी अच्छी नहीं ला सकते हो, तो ये कुछ उसके डिसएडवांटेज। तो हमको पता होना चाहिए हमें ऑब्जेक्ट में चाहिए क्या। कोल्ड वर्किंग हमेशा प्रिफरेबल नहीं है, हॉट वर्किंग हमेशा प्रिफरेबल नहीं है, कुछ जगह में कोल्ड वर्किंग प्रिफरेबल है, कुछ जगह में हॉट वर्किंग प्रिफरेबल है। तो हमारी नीड क्या है, हमारी जरूरत क्या है, उसी हिसाब से हम बनाते हैं। हमेशा नीड के हिसाब से आप ऑब्जेक्ट को लीजिए। नीड नहीं है तो ऑब्जेक्ट, जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, हमको मालूम है डायमंड सबसे हार्ड है, यानी डायमंड का टूल अगर हम ले तो वो किसी को भी काट देगा। इसका मतलब थोड़ी है कि सब्जी काटने के लिए डायमंड की टूल बना लो और फिर एक प्लेट भिंडी कोई बेचे और कहे कि 20,000 एक प्लेट। क्यों भाई? डायमंड की चक्कू से काटा हूं। किसने कहा था डायमंड की चक्कू से काटने के लिए? नीड क्या है उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। यहां पर हॉट वर्किंग प्रेफरेबल है, टाइम हॉट वर्किंग में कम लगेगा, कोल्ड वर्किंग में ज्यादा लगेगा, क्योंकि जो इंक्रीमेंट होगी यूनिट लोड के कारण वो कोल्ड वर्किंग में कम होगी और हॉट वर्किंग में ज्यादा होगी। इसलिए उतना डिफॉर्मेशन करने के लिए हॉट वर्किंग में जितना समय लगेगा कोल्ड वर्किंग में उससे ज्यादा लगेगा। लेकिन कोल्ड वर्किंग में स्ट्रेन ज्यादा है, सरफेस फिनिश है, ये एडवांटेज है। दिस इज कोल्ड वर्किंग एंड हॉट वर्किंग। ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, प्लास्टिसिटी में आता है, फॉर्मिंग करते हैं, लेकिन क्योंकि ये उनके साइंस को बता रहा है, प्रोसेस तो फॉर्मिंग प्रोसेस बहुत सारे हैं, बेंडिंग है, स्पिनिंग है, एक्सट्रूजन है, वेट ड्राइंग है, डीप ड्राइंग है, सारे फोर्जिंग के बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। ये सब के सब हमारे फॉर्मिंग प्रोसेस, लेकिन उसके जो साइंस है वो यहाँ आता है, इसलिए इसको हम लोग मटेरियल साइंस में तो हम लोग डिस्कस। अब ये यहाँ पर हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग ये चैप्टर हम लोग यहाँ क्लोज कर रहे हैं।